स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने सुपरपोजिशन तक देख लिया था, ठीक है, स्ट्रिंग वेव में। तो हम आगे की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन ही लिया है सुपरपोजिशन पर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई। तो देखो क्या कह रहे हैं कि द एम्पलीट्यूड एंड द फेज ऑफ अ वेव दैट इज फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव y1 इज इक्वल टू 4 sin kx minus omega t and y2 is equal to 2 sin kx minus omega t plus 2 pi by 3. टेक दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनिशियल वेव सेम एच ओमेगा, मतलब कोहेरेंट सोर्स दे रखे थे, ठीक है भाई। तो देखो, सबसे पहले तो आपने y1 को देख लिया भाई, y1 कितना है, इतना है। y2 कितना है, इतना है। थोड़ा एम्पलीट्यूड पर नजर डाल लो, कितना भाई, इसका 4 है, इसका 2 है, ठीक है। फेज की बात करें तो फेज में फेज डिफरेंस 2 पाई 3 का है। चलो आगे बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा था आप लोग के लिए। मैंने कहा कि भाई एक एम्पलीट्यूड है ना, A1, एक एम्पलीट्यूड A2 आपका, और कुछ इस तरह का फेज 2 पाई 3 का फेज डिफरेंस दे रखा था, जो 120 के बराबर होगा। A1 की वैल्यू 4 थी, A2 की वैल्यू 2 थी। डेल फाई कितना बेटा, 2 पाई 3 है। तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, आप ये फॉर्मूला लगा देते हो, है ना। इससे आप रिजल्टेंट लाइक अ वेक्टर एडिशन ही हम इसको करते हैं, ठीक है। जब आपने ये चीज़ पढ़ रखी होगी, मीन्स क्लास में पढ़ाई की होगी, तब आपको पता होगा, है ना, कि ये कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। तो जब हम इसे लगाएंगे, है ना, तो आपका A1 स्क्वायर इतना हो गया, A2 स्क्वायर इतना हो गया, और कॉस और डेल फाई की बात करें तो वो 2 पाई 3 या फिर 120 डिग्री के बराबर था। सिंप्लीफाई करोगे तो आपका एम्पलीट्यूड जो निकलेगा वो 2√3 के बराबर निकलेगा। इन द सेम वे, अगर एंगल की बात करें कि भैया जो रिजल्टेंट है, देखो यहाँ पर जैसे आपका ये है ना, ये रिजल्टेंट ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये अल्फा है। किसके साथ बना रहा है, A1 के साथ बना रहा है ना भाई। तो आपके पास ये फॉर्मूला रहता है कि टेन फाई इज इक्वल टू A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। यहाँ पर आप वैल्यूज रख दो, है ना, रेस्पेक्टिव वैल्यूज, तो आपको टेन फाई की वैल्यू मिल जाएगी, जो थी 1/√3। तो फाई जो होता है वो कितना होता है बेटा, पाई/6 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चंस अप्रोच करते हैं। अब हम थोड़ा सा स्टैंडिंग वेव वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं आगे। तो सबसे पहले स्टैंडिंग वेव बनती कैसे है। तो देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, फॉर्म ड्यू टू दी सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। दो कोहेरेंट वेव होंगी सेम एम्पलीट्यूड की, जो क्या कर रही होंगी, आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रैवल करेंगे, तो उनका जो सुपरपोजिशन होगा बेसिकली वही एक स्टैंडिंग वेव को फॉर्म करता है। अब एक स्टैंडिंग वेव क्या होती है, बेसिकली एक स्टैंडिंग वेव एनर्जी को कैरी नहीं करती है ना। यहाँ पर आपका सिर्फ ऑसिलेशन हो रहा होता है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। और यहाँ पर कुछ हमें देखने को मिलता है लाइक नोड एंड एंटी नोड। तो यहाँ पर जैसे आप इसे देखोगे तो आपका ये क्या है बेटा, ये आपके फिक्स नोड बनते हैं। जैसे ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, और ये आपका हो गया। ये सब क्या है, आपके नोड हैं जो फिक्स पॉइंट है, आपके ये फिक्स रहने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। और इनके बीच में, है ना, एंटी नोड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक ये एंटी नोड यहाँ पर और एक एंटी नोड यहाँ पर हो गया। एंटी नोड बेसिकली क्या है आपका, जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है। नोड जो आपके फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं स्टेशनरी वेव को लेकर या फिर स्टैंडिंग वेव्स को लेकर, ठीक है। देखो वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला कि भाई सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड इज λ/2, है ना भाई। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड एंड ये हो गई और एक ये हो गई, या फिर ये नोड और ये नोड, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा, या फिर एंटी नोड, एंटी नोड के बीच में जो सेपरेशन होगा वो λ/2 का होगा। बिल्कुल सही बात है, डायग्राम से आपको समझ भी आ रहा होगा। सेकंड पॉइंट को देखते हैं, सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड इज λ/4। ये भी बहुत लॉजिकल सी बात है कि भाई आपका एक नोड और एक कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड के बीच में सेपरेशन कितना होने वाला है, λ/4 का होने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि ऑल पॉइंट बिटवीन टू सक्सेसिव नोड आर इन सेम फेज। मतलब क्या है, देखो डायग्राम से समझो। जैसे आपका एक नोड ये हो गया, एक नोड आपका ये हो गया, तो इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे ना इस स्ट्रिंग पर, वो सब के सब सेम फेज में होंगे। क्लियर है। और ये बहुत सही लॉजिकल बात भी है, मीन्स सब अपने मैक्सिमम पर एक साथ पहुंचेंगे, सब अपने मीन पोजीशन से एक साथ पास करेंगे। क्लियर है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी पॉइंट्स होंगे बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स,
वो हमेशा सेम फेज में होने वाला है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। कह रहे हैं कि ऑल पॉइंट्स अक्रॉस अ नोड आर इन अपोजिट फेज। इसका क्या मतलब है, डायग्राम को देखो। जैसे आपकी ये नोड है, ठीक है, आप इसके इस साइड के पॉइंट्स की बात करोगे और इस साइड के पॉइंट्स की बात करोगे तो वो हमेशा ही आपको अपोजिट फेज में देखने को मिलने वाले हैं। इसका क्या मतलब है कि इधर का पॉइंट मान लो, आपके ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये बेटा आपके अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हैं तो इधर वाले जो पॉइंट्स होंगे ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम्स पर होंगे एट द सेम टाइम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नोड के दोनों साइड वाले जो पॉइंट्स हैं वो आउट ऑफ फेज होते हैं या फिर इन अपोजिट फेज होते हैं। अगर बात करें इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव की, तो ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि भाई 2a साइन के एक्स प्लस फाइव वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पार्ट है ना बेटा, ये आपका एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने ये फाइव वन ले रखा है और यहाँ पर ये फाइव टू ले रखा है। तो ये फाइव वन फाइव टू बेटा जो है ना, ये आपको बताएंगे कि भाई एक आपका एक्स इक्वल टू जीरो पर नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, तो जैसे हमने इस पर आगे बातें करी है, मान लो एम्पलीट्यूड ऑफ अ पॉइंट है ना, यहाँ पे लिख भी रखा है एट अ डिस्टेंस एक्स। अब थोड़ा सा आगे की बातें कर लेते हैं। अगर आपका फाइव वन जो है वो जीरो हुआ, क्या हुआ बेटा, जीरो हुआ, तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वाई इक्वल टू टू ए साइन के एक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। इसका मतलब क्या है कि आपका एक्स इक्वल टू जीरो पर जो पार्टिकल है ना, एक्स इक्वल टू जीरो जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे क्या मिलेगा आपको बेटा, ये एम्पलीट्यूड आपको जीरो मिल जाएगा। एम्पलीट्यूड जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो वाला जो पार्टिकल है वो नोड फॉर्म करेगा या फिर नोड बनने वाली है वहाँ पर। ठीक है, और आप देखते हो कि स्टैंडिंग वेव में परमानेंट नोड नोड ही रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ऑसिलेट करेगा। नोड मतलब नोड, वो हमेशा फिक्स हो गया, स्टेशनरी फिक्स्ड पॉइंट होता है नोड। इन द सेम वे यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लो फाइव वन की वैल्यू जो आपका ये था एम्पलीट्यूड वाला फेज एंगल, इसकी वैल्यू आपकी पाई बाई टू हो गई। इन दैट केस आपका साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँ अब एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये जो यही तो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, इस बार एंटी नोड देखने को मिल जाएगी। तो आपने देखा कि ये इक्वेशन जो लिख रखी है एक जनरल इक्वेशन है, जहाँ पर आपकी फाइव वन फाइव टू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपको पार्टिकल्स के मीन्स एम्पलीट्यूड के बारे में फॉर द डिफरेंट पार्टिकल्स एट अ डिस्टेंस एक्स, उनकी पोजीशन या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो हो सकता है वो पता चलता रहेगा। ठीक है, अब जैसे इन पर कुछ चीज़ें होती हैं उनको देख लेते हैं। जैसे स्टैंडिंग वेव इन अ क्लैम्प्ड स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग को बेसिकली फिक्स किया गया होगा, क्लैम्प किया गया होगा। अब इसमें दो केस बनते हैं, एक तो है आपका फिक्स्ड स्ट्रिंग को अगर दोनों एंड पर फिक्स किया गया हो, और एक दूसरा केस होता है स्ट्रिंग को अगर एक एंड पर फिक्स कर दिया गया हो। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम देखते हैं जब स्ट्रिंग को दोनों केस पर फिक्स कर दिया गया है। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि बेटा देखो, नोड जो पॉइंट फिक्स है वहाँ पर तो हमेशा ही नोड बननी है, मतलब ये वाला भी और इधर वाला भी, ये दोनों नोड हमेशा ही बने रहेंगे क्योंकि तो बंधे हुए फिक्स पॉइंट्स हैं। ठीक है, दैट मीन्स सबसे फंडामेंटल जो आप स्टैंडिंग वेव इसमें जनरेट कर सकते हो वो क्या हो सकती है कि भाई दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में एक एंटी नोड आ जाए। सबसे फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव यही हो सकती है। अच्छा, मान लो कि इस स्ट्रिंग की लेंथ एल थी, तो अगर मैं लैम्डा के टर्म में से एल को लिखना चाहूँ तो बेटा क्या लिख सकता हूँ, देखो मुझे क्या दिख रहा है, आधी वेव दिख रही है, आधी दिख रही है तो लैम्डा बाई टू, है ना। बस यही मेन चीज़ है, अगर ये समझ गए ना तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। आप जानते हो जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, वही स्टैंडिंग मतलब वेव्स की वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी लिख दिया। लैम्डा को इन टर्म्स ऑफ एल लिखना चाहूँ तो लैम्डा कितना हो जाएगा, टू एल हो जाएगा। कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है भाई, अब मैं और भी जानता हूँ कि v इक्वल टू न्यू लैम्डा या फिर एफ लैम्डा होता है, तो एफ वन कितना हो गया आपका, v अपॉन लैम्डा हो गया। अच्छा ऐसा है, तो देखो v कितना, अंडर रूट टी अपॉन म्यू लिख दिया, लैम्डा कितना, वन अपॉन ट्वेल्व। बस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई। इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल देते हैं। इन द सेम भी अगर आगे बात करें तो यहाँ पर देखो क्या है, मैंने कहा कि भैया आपके जो एंड पॉइंट है वो तो आपके नोड ही रहेंगे। अगर इसके नेक्स्ट वाले की बात करनी है स्टैंडिंग वेव की, तो क्या बन सकता है कि एक नोड और आ जाए बीच में। अब मान लो एक नोड और आई है तो एक एंटी नोड भी आना पड़ेगा और एक और यहाँ पर एंटी नोड, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच में एक एंटी नोड का होना बहुत जरूरी है, होना ही पड़ेगा। ठीक है,
अब क्योंकि रस्सी की लेंथ तो सेम ही थी ना यार, एल। अब अगर वेवलेंथ के टर्म में बात करी जाए तो कितना, लैम्डा के बराबर, क्योंकि एक पूरी वेवलेंथ आ रही है। तो अब देखो, एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा किया। लैम्डा हमने पता है, लैम्डा किसके बराबर है, एल के बराबर है, तो वन अपॉन एल, एंड वी कितना है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू, लिख दिया। अब क्योंकि मुझे पिछले वाले फॉर्मेट से इसको थोड़ा सा मैच कराना था, है ना, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्या है, ये आपका है एफ नॉट, मीन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। तो मैंने लिखा एफ टू या फिर सेकंड हार्मोनिक इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। तो इसका जो नाम है वो एज इट इज चल रहा जा रहा है। देखो, वो फर्स्ट हार्मोनिक था पिछला वाला, या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते थे। इन द सेम इसको सेकंड हार्मोनिक या फिर इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। ठीक है, ये इनके नामकरण है भैया, ध्यान रखने एज इट इज। ठीक है, आगे बात करते हैं, या फिर जनरलाइज कर देते हैं इसको कि भाई एनथ जो हार्मोनिक होगा या फिर एन माइनस वन तो ओवरटोन होगा। क्योंकि देखो ना, सेकंड हार्मोनिक मीन्स फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक जीरोथ ओवरटोन, इन द सेम वे एनथ हार्मोनिक एन माइनस वन ओवरटोन। तो जो फॉर्मूला बनेगा, मीन्स एनथ हार्मोनिक के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी आपकी एन अपॉन टू एल अंडर रूट टी अपॉन म्यू। क्योंकि यहीं पे यही नंबर तो चेंज हो रहा है, पहला था तो वन था, दूसरा था तो टू था, तीसरा तो थ्री था, एनथ वाला है तो एन होगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं एन टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर देखो ऑब्जर्व करने वाली है, कि जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो कितनी है, आपके नंबर ऑफ हार्मोनिक्स के बराबर है। देख लो जरा डायग्राम, समझ आ जाएगा। मैंने कहा भैया फर्स्ट हार्मोनिक कितनी लूप है, एक लूप बन रही है। यहाँ पर सेकंड हार्मोनिक कितनी लूप, एक ये रही और एक ये रही, दो लूप, है ना। सेकंड हार्मोनिक दो लूप, फर्स्ट हार्मोनिक एक लूप, तो नंबर ऑफ लूप्स कितने, नंबर ऑफ हार्मोनिक के बराबर। ठीक है भाई। अब केस टू आपका, जब आपकी स्ट्रिंग जो है वो क्या करे, सिर्फ एक एंड पर फिक्स की गई है। यहाँ पर कुछ है ना, एक रिंग लाइक एक पोल में एक रिंग को फंसा दिया गया होगा फ्रिक्शनलेस, तो ये मूव कर सकता है बेसिकली, ये एंड मूव कर सकता है। अब आप क्या करो, इधर आपने क्या करा, क्लैम्प कर रखा है, फिक्स कर रखा है इस एंड को। अब आप यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क लेके आओगे, और ट्यूनिंग फॉर्क जब लाओगे और इसे वाइब्रेट कराओगे, तो ये वाला एंड अब तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो कर सकता है। मीन्स यहाँ पर एंटी नोड बनने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और यहाँ पर एक्चुअली में होता भी ऐसा ही है बेटा, जो फ्री एंड है ना, वहाँ पर आपका एंटी नोड ही बनता है। ठीक है, और जो फिक्स्ड एंड है वहाँ पर आपका फिक्स्ड एंड है, वहाँ आपका नोड बनता है। अच्छा, सबसे फंडामेंटल की अगर इस केस में बात करी जाए तो क्या हो सकता है, भैया एक नोड बन गया हो और एक एंटी नोड बन गया हो, बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, अगर वैलिड है तो लेंथ ऑफ रस्सी एल है, किसके बराबर होगा, लैम्डा बाई फोर के बराबर होगा। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, वी अपॉन लैम्डा होता है, वी कितना, अंडर रूट टी अपॉन म्यू। लैम्डा कितना, यहाँ से देख लो यार, फोर एल के बराबर। तो ये हो गया बस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फर्स्ट हार्मोनिक कितना हो गया आपका, वन अपॉन फोर एल अंडर रूट टी अपॉन म्यू। अगर पिछला वाला ध्यान करोगे, जब दोनों एंड पर फिक्स थी तो वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी अपॉन म्यू थे। ठीक है भाई, बस इसी तरीके से करते हुए जाना है कि नेक्स्ट वाली स्टैंडिंग वेव कौन सी जनरेट हो सकती है। बेटा देखो, ये तो फिक्स ही है, एंटी नोड, ये भी फिक्स है नोड, इनके बीच में एक और नोड पटक दो, है ना। तो एंटी नोड मजबूरी में आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो एल को लेमडा के टर्म में अगर लिखना होता तो क्या लिखते, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, लेमडा बाई टू, यहाँ से यहाँ तक कितना है, लेमडा बाई फोर, कितना हो जाता, थ्री लेमडा बाई फोर। तो जो ये आता आपका, ये निकल के कितना आता, थ्री बाई फोर एल अंडर रूट टी अपॉन म्यू। बट यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार, वन के बाद देखो यहाँ पर आपका क्या था, वन आया था, इसके बाद सीधा थ्री आया, है ना। अगर नेक्स्ट वाला देखोगे तो फाइव अपॉन फोर एल अंडर रूट टी अपॉन म्यू आएगा, उसके नेक्स्ट वाला देखोगे तो सेवन अपॉन फोर एल अंडर रूट टी अपॉन म्यू आएगा। मीन्स ऑब्जर्वेशन की अगर बात करी जाए तो ये है कि यहाँ पर आपके इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है। तो आपने यहाँ पर देखा कि भाई ये आपका थर्ड हार्मोनिक है, और इसको ही हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा, अगर नेक्स्ट वाला होता तो फिफ्थ हार्मोनिक बोलते और सेकंड ओवरटोन बोलते। क्लियर है। अगर इन जनरल बात करें तो बेटा जो आपका ये होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ये होगा आपका टू एन प्लस वन अपॉन फोर एल अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ठीक है, इसको हम बोल देंगे एनथ ओवरटोन। क्लियर है। वहाँ पे हार्मोनिक के टर्म में डिफाइन कर दिया था, यहाँ पर ओवरटोन के टर्म में डिफाइन कर लिया हमने कि एनथ ओवरटोन ये रहा आपका। या फिर इसको हम कौन सा हार्मोनिक बोलेंगे, तो टू एन प्लस वन हार्मोनिक बोलेंगे। ठीक है, तो एफ
ये 2n+1 हार्मोनिक मीन्स कितना होगा भाई, 2n+1 इंटू f1। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर नंबर ऑफ लूप्स की बात करी जाए तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर कोई लूप फॉर्म नहीं हुई, जैसे 0 ओवरटोन था ये। इसकी बात करें, फर्स्ट ओवरटोन एक लूप बनी है। इन द सेम वे नेक्स्ट वाला सेकंड ओवरटोन होगा, लूप कितनी, देखो हार्मोनिक की नहीं बोल रहा हूँ मैं पहली बात, ठीक है। ओवरटोन आपका ऐसे ही चलता है एज इट इज़, कोई मिसिंग नंबर्स नहीं होते उसमें। तो आप बोलोगे भैया सेकंड ओवरटोन 2 लूप, थर्ड ओवरटोन 3 लूप। तो जो नंबर ऑफ लूप्स होती हैं वो कितनी होंगी आपकी बेटा, ओवरटोन के बराबर। इन द सेम वे नंबर ऑफ एंटीनोड और नंबर ऑफ ओवरटोन बराबर होते हैं। जैसे डायग्राम से ही समझ आएगा, इसको देख लो। 0th ओवरटोन, 1 मिनट ये थोड़ा गड़बड़ जा रहा है, यहाँ पर आपका एक एंटीनोड है ना। इसकी बात करें बेटा, फर्स्ट ओवरटोन 2 एंटीनोड, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको एडिट कर लेते हैं। आपका नंबर ऑफ एंटीनोड जो होगा वो नंबर ऑफ ओवरटोन +1 होगा, ठीक है, एक ज़्यादा चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चंस कभी इस तरीके से भी बना दिए जाते हैं। अब देखो एक दो मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, जरा इनको भी हम देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था कि अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड मास पर यूनिट लेंथ 6.0 इंटू 10⁻³ kg per meter is put under the tension of 540 Newton to consecutive frequencies that it resonates at 420 and 490 Hz, then L in meters। यार दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, मतलब मान लो ये आपका nth हार्मोनिक था तो ये n+1 हार्मोनिक रहा होगा, क्लियर है, इतना तो आपको चमकना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखो ध्यान देने वाली क्या थी कि आपका जो वायर था ना बेटा वो दोनों एंड पर फिक्स रहा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F0 = 1/2L/√T/μ। बढ़िया है। अब देखो, मैंने कहा कि nth हार्मोनिक जो होता है वो कितना होता है भाई, दोनों एंड पर फिक्स रहता है, तो n टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल। तो टू कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक n+1 माइनस nth हार्मोनिक किसके बराबर होगा, क्योंकि भाई nth हार्मोनिक nf है, तो n-1 हार्मोनिक n-1 f0 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस दोगे तो f0 के बराबर आ जाएगा। मैंने वही किया कि भाई देखो कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स थे तो हाइयर वाला माइनस लोअर वाला इक्वल टू किसके बराबर, f0। f0 आपको पता चल गया, और जैसे ही आपको f0 पता चल गया तो लेंथ आपको निकालनी थी, टेंशन आपको दे रखी थी, आपको ये भी दे रखा था, म्यू भी दे रखा था, ठीक है भाई। तो जो लेंथ निकलेगी वो निकलेगी 2.14 मीटर, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लो, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इस वाले को देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला था, अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग एंड फिक्स्ड एट इट्स एंड इज ड्राइवन बाई अ 240 हर्ट्ज वाइब्रेटर। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन इट्स थर्ड हार्मोनिक मोड। द स्पीड ऑफ द वेव एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज, क्लियर है। स्पीड पूछी थी वेव की कितनी होगी और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आपका एक 2 मीटर का वायर था बेटा, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 240 हर्ट्ज थी। किस में वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट इन दी थर्ड हार्मोनिक, ऐसा दे रखा है इन्होंने, द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन इट्स थर्ड हार्मोनिक मोड। तो थर्ड हार्मोनिक में भैया क्या होगा आपका 3/2L/√T/μ, अगर 3 टाइम्स ऑफ f0 हो जाएगा। ये आपको दे रखा था कि भाई 240 है फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेटर इतना ही तो था, वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी इतनी ही है, तो आपका सीधा सीधा 3f0 इतना हो गया, तो f0 कितना हो जाएगा, ये रहा। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है बेटा, आपका 1/2L/√T/μ या फिर v के बराबर। तो v आपका कैसे निकलेगा, सीधा सीधा 2f0 × L। f0 आपको दे रखा है, l क्वेश्चन में दे रखा था, तो आपका v निकल आएगा। l कितना था, 2 मीटर था, ठीक है, और 2 मीटर था तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 320 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। अ स्ट्रिंग इज क्लेम्ड एट बोथ द एंड्स एंड इट इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फोर्थ हार्मोनिक, क्लियर है। द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव इज y = 0.3 sin kx cos 200 pt। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, लेंथ पूछी थी, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा बेटा,
है ना, दोनों एंड पर फिक्स कर रखी है, लेंथ मान लो फोर्थ हार्मोनिक वाइब्रेट कर रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ कैच करने वाली है कि फोर्थ हार्मोनिक मतलब 4 लूप बनी होंगी, और 4 लूप बनने का मतलब कितनी वेवलेंथ? 2, है कि नहीं यार? 2 लूप मतलब 1 वेवलेंथ, ठीक है भाई, 1 लैम्बडा, तो 4 लूप 2 लैम्बडा। अब देखो 2 लैम्बडा का मतलब 2 लैम्बडा शुड बी इक्वल टू एल। क्लियर है? बस अब यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन दे रखी थी ना। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज़ है क्या है, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, हमेशा के होता है। और के किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई लैम्बडा के बराबर होता है कि नहीं भाई? के आपको पता चल गया, लैम्बडा आपको पता चल जाएगा, और जैसे ही लैम्बडा मिला लेंथ आपको पता चल जाएगी। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। स्टैंडिंग वेव इन कंपोजिट स्ट्रिंग। ठीक है भाई, कंपोजिट स्ट्रिंग मीन्स एक का मास कम है, एक का आपका ज़्यादा है। जैसे इसकी मैंने मास पर लेंथ म्यू 1 ले रखी है और इसकी म्यू 2 ले रखी है। तो सबसे पहले जो सोचने मतलब समझने वाली बात है वो ये है कि जहाँ पे जंक्शन होगा वहाँ पर हमेशा नोड बनती है। ठीक है भाई, ये प्रैक्टिकली हमेशा नोड बनती है यहीं पर। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर आपके N1 नंबर ऑफ लूप्स बन रहे थे, यहाँ पर आपके N2 नंबर ऑफ लूप्स बन रहे थे, इस वायर की लेंथ L1 थी, इस वायर की लेंथ आपकी L2 थी, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, क्योंकि जो वाइब्रेटर होगा वो तो सेम फ्रीक्वेंसी पे दोनों को ऑसिलेट कराएगा। तो मैंने कर दिया कि भाई दोनों वायर में जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी। अच्छा, बस ये पॉसिबिलिटी है कि ये किसी अलग हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा हो और ये किसी अलग हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्योंकि मैंने यहाँ बोला है कि भाई ये हमेशा नोड बनेगी, तो यह नोड बनेगी तो ये वायर भी एक फिक्स्ड एट बोथ एंड की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला वायर अलग फिक्स्ड एट बोथ एंड की तरह बिहेव करेगा। तो आपने लगा दिया भाई फॉर्मूला कि N1/2 L1 अंडर रूट टी अपॉन म्यू 1। दूसरे वाले के लिए N2/2 L2 अंडर रूट टी अपॉन म्यू 2। जब सॉल्व किया तो N1/N2 कितना आ गया, L1/L2 अंडर रूट म्यू 1/म्यू 2 के बराबर। चलो देखते हैं इस पर क्वेश्चन एक आध होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, उसी पर बेस्ड है। कह रहे हैं कि अ वायर ऑफ लेंथ 2L इज मेड बाई जॉइनिंग टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम लेंथ बट डिफरेंट रेडियाई। रेडियाई डिफरेंट है, एक की आर है एक की 2R है। मेड ऑफ सेम मटेरियल, डेंसिटी सेम है। इट इज वाइब्रेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी सच दैट द जॉइंट ऑफ द टू वायर फॉर्म्स अ नोड। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ एंटी नोड इन वायर ए इज पी एंड दैट इन वायर इज क्यू, देन द रेशियो ऑफ पी अपॉन क्यू। यार ये तो हम जानते हैं कि अगर वायर फिक्स्ड होता है दोनों एंड पर, तो जो एंटी नोड होती है वो आपकी सीधा सीधा नंबर ऑफ हार्मोनिक्स के बराबर होती है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने N1/N2 ही हमसे पूछा था। ठीक है भाई, चलो बढ़िया है। मटेरियल सेम है तो देखो डेंसिटी विल बी सेम, और डेंसिटी सेम है तो आप म्यू 1 म्यू 2 को लिख सकते हो। कितना होगा भाई, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन एल। यहाँ पर भी डेंसिटी, यहाँ पे बस ध्यान ये रखना था इसकी डेंस आर था रेडियस और इसका 2R था। ठीक है, तो आपका म्यू 2 जो 4 टाइम्स ऑफ म्यू 1 आ गया। क्लियर है? कुछ इस तरह का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा कि ए वायर था जिसकी मास डेंसिटी आपकी इतनी थी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, और इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू 2 था। लेंथ दोनों की सेम दे रखी थी। तो हम जानते हैं कि भाई नंबर ऑफ लूप्स कितनी होती है, नंबर ऑफ एंटीनोड के बराबर होती है। तो अभी भी हमने फॉर्मूला देखा था ना, N1/N2 किसके बराबर था, L1/L2 अंडर म्यू 1/म्यू 2। और हम म्यू 2 और म्यू 1 में रिलेशन निकाले हैं भैया। यहाँ पर चिपका दो, लेंथ आपको पता है दोनों की सेम है। म्यू 1/म्यू 2 कितना हो जाएगा, 1/4। N1/N2 कितना आ गया, 1/2। आसान क्वेश्चन होते हैं ना, मीन्स अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक्स क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 5 ग्राम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड। ठीक है भाई, एक स्ट्रिंग है 1 मीटर लेंथ है, 5 ग्राम उसका मास है, दोनों एंड पर फिक्स कर रखी है। टेंशन भी दे रखी है कि भैया 8 न्यूटन की टेंशन है। द स्ट्रिंग इज सेट इनटू वाइब्रेशन यूजिंग एन एक्सटर्नल वाइब्रेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। द सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव नोड ऑन द स्ट्रिंग इज क्लोज टू। ठीक है भाई, द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड ऑन द स्ट्रिंग इज क्लोज टू। तो हम जानते हैं जो वेलोसिटी होती है बेटा वो कितनी होती है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू होती है। इन्होंने हमें टेंशन दे रखी थी, म्यू भी दे रखा था। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। देख लो, देखो टेंशन 8, ये आपको 5 ग्राम दे रखा था, भैया केजी में कन्वर्ट कर लो। और लेंथ भी इवन दे रखी थी इन्होंने 1 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर आप यूनिट वगैरह में जब पुट करोगे तो वेलोसिटी जो आएगी वो 40 मीटर पर सेकेंड आएगी। अब आप क्या जानते हो कि ये जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है आपकी, एफ नॉट लैम्डा के बराबर होती है। आपको वेलोसिटी पता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है, लैम्डा आप निकाल लोगे। ठीक है, 0.4 मीटर।
अब पूछा था सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, भैया लैम्डा बाई टू होता है, पहला ही पॉइंट था आपका स्टैंडिंग वेव का। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, लास्ट टॉपिक होता है सोनोमीटर। देखो सोनोमीटर क्या होता है, ये इस तरह का एक डायग्राम देख लो जरा। सेटअप होता है, मतलब एक वायर होता है जिसको आप यहाँ पर फिक्स किए हुए होते हो ना, और यहाँ पर दो स्टॉपर लगा रखे होते हैं हमने। ठीक है, लेंथ बेसिकली हम इतने पार्ट को ही डील करने, सॉरी, एक मतलब स्टॉपर लगा रखे होते हैं, लाइक हमने, मतलब जैसे यहाँ तो ये एंड फिक्स ही है, एक स्टॉपर लगाया, जैसे मैंने मान लो पहली पोजीशन मेरी ये थी। अच्छा, ये जो वेट लगाया गया है बेटा, ये वेट इस वायर में टेंशन क्रिएट करने के लिए है। ठीक है, ये जो वायर है आपका स्ट्रेट, इस वायर में टेंशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपकी ये मूविंग पुली होती है। अब जैसे स्टॉपर को आप मूव कराओगे तो ये एंड तो फिक्स है। अच्छा, यहाँ पर भी ये फिक्स हो जाएगा, लेकिन जब आप मूव कराओगे तो मीन्स ये लेंथ को चेंज कर सकते हो वायर की। ठीक है, अब यहाँ पे एक वाइब्रेटर भी आप लगा के रखते हो, वाइब्रेटर लगाओगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इसमें वेव जनरेट होगी, स्टैंडिंग वेव, इतने पार्ट में। अब जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट किए, जैसे मैंने कहा कि पहला तो मैंने स्टॉपर यहाँ लगाया तो लेंथ देखी L1 थी, दूसरी बार स्टॉपर यहाँ लगाया, देखी लेंथ L2 थी। अच्छा, ये जब मैं स्टॉपर को मूव करा रहा होता हूँ तो कुछ कंडीशंस के साथ मूव कराता हूँ। लाइक मान लो कि जब L1 लेंथ का ये था वायर, वायर की लेंथ L1 थी, तब इसमें nth वाला आपका हार्मोनिक बन रहा था। पहले तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि भाई ये एंड फिक्स की तरह वेव करेगा और ये एंड भी फिक्स की तरह वेव करेगा, तो एक स्ट्रिंग है जो दोनों एंड पर फिक्स मानी जा सकती है। क्लियर है? मान लो यहाँ पर आपका nth हार्मोनिक बन रहा था। अब मैं इस स्टॉपर को मूव कराना चालू करता हूँ। जब मैं इस स्टॉपर को मूव कराऊंगा तो मैं देखूंगा कि भाई इसमें नेक्स्ट फॉर द सेम वाइब्रेटर नेक्स्ट वाला जो हार्मोनिक बन जाएगा वहीं मैं रोक दूंगा। और मैं, क्योंकि यहाँ पे स्केलिंग हो रखी है, तो मैंने ये लेंथ मेजर कर ली, फिर मैं यहाँ की लेंथ मेजर कर लूंगा, मुझे L1 पता है, L2 पता है। मेन काम जो होता है भैया वो होता है इसमें टू मेजर द स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है, तो अब मेरे को देखो पता है भाई, यहाँ पे nth हार्मोनिक या n+1 हार्मोनिक नेक्स्ट वाला ही बना है, तो L2 माइनस L1 जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई, लैम्डा बाई टू के बराबर होगा। सही बात है कि नहीं? नेक्स्ट वाली लोड लैम्डा बाई टू पर मिलने वाली है। क्लियर है? तो जो लैम्डा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1 हो जाएगा। वी ने कितना हो जाएगा, F0 लैम्डा होता है, या फिर न्यू लैम्डा से हम ध्यान रखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2F0 लैम्डा जो है L2 माइनस L1 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला लाइक दिस। इस पर एक क्वेश्चन है आपका जो PYQ है आपका, जरा देख लो इसको। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम भी देख लेंगे। यहाँ पर बोला था कि भाई टू वायर्स W1 एंड W2 हैव द सेम रेडियस स्मॉल r, respective densities rho 1 and rho 2 such that rho 2 is equal to 4 times of rho 1. They are joined together at point O as shown in the figure. डायग्राम देख लो like this, ये ऐसा डायग्राम है। आगे बात करते हैं। They are joined together at a point O as shown in the figure. The combination used as a sonometer wire and kept under the tension T. The point O is midway between the two bridges. When a stationary wave is set up in the composite wire, the joint is found to be a node. The ratio of the number of antinode formed in W1 and W2, लाइक आपका ये वायर कितना था बेटा, W1 था, ये वायर आपका W1 था, ये आपका मिड पॉइंट था इन दोनों स्टॉपर्स के बीच में। और उन्होंने जो बोला था वो क्या बोला था कि व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज सेट अप इन द कंपोजिट वायर द जॉइंट इज फाउंड टू बी अ नोड। यहाँ पर आपकी एक नोड बनेगी, तो कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एंटी नोड फॉर्म्ड इन W1 टू W2। तो देखो मैं क्या जानता हूँ बेटा कि आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना होता है, n/2L√T/μ, L1 L2 बराबर, क्योंकि मिड पॉइंट दिया है वो, है ना, L1 L2 बराबर L के, तो फ्रीक्वेंसी सेम है, F1 = F2। तो आप क्या बोलोगे कि भैया n1/2L√T/μ, म्यू को क्या लिख सकते हो आप, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा भैया, मास, ये तो मास है, इसमें एल का मल्टीप्लाई करते तो मास आता, डिवाइडेड बाई अगेन एल करते क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो एल से एल तो कट जाएगा, तो ρ × ρ1 × πr²। इन द सेम वे यहाँ पर भी क्या जाऊँगा, ρ2 × πr²। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो n1/n2 जो निकलेगा बेटा कितना निकलेगा, √ρ1/ρ2। और ये इन्होंने दिया था क्वेश्चन में कि आपका जो ρ2 है वो ρ1 के बराबर है, रेडियस सेम थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना निकलेगा 1/2। इन द सेम भी एक और क्वेश्चन है आपके पास।
एक सोनोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, इज मेड अप ऑफ स्टील, द टेंशन इट इज प्रोड्यूस एन इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ 1%. व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टील इफ डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ स्टील आर, डेंसिटी इतना है, इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस इतना दिया है। देखो डेल एल बाई एल दिया है 1%, ठीक है। लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर जो दी रखी है वो 1.5 दे रखी है। अब अप्रोच क्या रहने वाली है वो देख लो। मैंने कहा भाई फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी वो होती है वी अपॉन टू एल, है ना, फिक्स्ड एंड पर, तो 1/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू। तो ऐसे क्या लिख दोगे आप, 1/2L अंडर रूट टी अपन म्यू की बात करी जाए तो ए एल मतलब वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखते हो, डिवाइडेड बाई क्या करोगे, लेंथ करोगे, एल से एल कट जाएगा तो डेंसिटी इंटू ए हो गया। बहुत बढ़िया। अब क्या जानते हो आप भाई, यंग्स मॉडुलस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया या फिर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये आपका स्ट्रेस हो गया, ये आपका स्ट्रेन हो गया। टी अपॉन ए अपॉन डेल एल अपॉन एल, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो जो टेंशन निकलेगा बेटा वो निकलता है आपका यंग्स मॉडुलस ए डेल एल अपॉन एल। तो यहाँ से और थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर आपको पता चल जाए, क्यों मीन्स सिंप्लीफाई क्या करना है, सिंपली इस टी को उठा के आप यहाँ पे प्लेस कर दो। तो ये फॉर्मूला बनेगा कुछ 1/2L अंडर रूट यंग्स मॉडुलस डेल एल अपॉन रो एल। इसमें आप बाकी जो वैल्यूज वगैरह दे रखी थी सब पुट कर दो, सब दे रखा था आपको, यंग्स मॉडुलस दे रखा था, डेल एल अपॉन एल, है ना। आप इसको डायरेक्टली पुट कर सकते थे, या था आपका 1/100 क्योंकि 1% दे रखा था, ठीक है। एल की वैल्यू 1.5 थी, और यंग्स मॉडुलस वगैरह आप यहाँ से डेटा देख सकते हो, ये यंग्स मॉडुलस है, डेंसिटी है, ये आपको डेल एल बाई एल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दे रखा था, तो आप यहाँ पर प्लेस कर देते तो आपका जो आंसर निकलेगा वो 178.2 हर्ट्ज निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू, है ना। अभी मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी पर।